to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Tool Guru. Today, I will discuss Central Civil Services Classification, Control and Appeal Rules 1965. It is fast MCQ, and in this part, I will discuss 10 MCQs. And in this part, I will discuss about disciplinary authority and appointing authority. It is my first word. So in subsequent parts, I will discuss separately. I will discuss suspension, penalties, basically minor and major. Then next one, timeline, okay, related to the classification, control, appeal. Then related to the appeal related activities. So separately, I will discuss. In this part, mainly I emphasize on disciplinary authority and appointing authority. It's a very important one. I will give very important informations. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. And you see my contact WhatsApp number. It is 832778234, and my Telegram channel link is there. It is t.me/BAPI2034. If you want to join my channel, join it, so that you can up to date yourself about my videos. So now I am going to start the 10 MCQs related to the classification, control, appeal 1965, and in this part basically I emphasize on disciplinary authority. First question you see, it is given, which of the following statements is or are incorrect one. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हम डिटेक्ट करेंगे. फर्स्ट स्टेटमेंट, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज डिफाइंड विथ रिफरेंस टू द पोस्ट हेल्ड बाय द एम्प्लॉय. आपको मालूम होगा डिफरेंट पोस्ट के लिए बेसिकली जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, मगर कभी कभी क्या है जो लोअर रैंक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भी होते हैं जिनके पास ओनली माइनर पेनल्टी वो इंपोज कर सकते हैं, राइट. लोअर रैंक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मीन्स एक्चुअली इन कंपैरिजन टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी एक्चुअली देयर रैंक इज लो वन. बट जनरली ये हम सोचते हैं कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वही डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है. तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी पोस्ट के हिसाब से डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होते हैं, ठीक है. वही है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज डिफाइंड विथ रिफरेंस टू द पोस्ट हेल्ड बाय द एम्प्लॉय. ये एब्सोल्युटली करेक्ट वन. तो मैं जैसे बताया डिफरेंट पोस्ट के लिए जो अपॉइंटिंग अथॉरिटीज होते हैं, डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटीज है, तो ऑब्वियसली डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रहेंगे, क्योंकि जनरली जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो ही डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होते हैं, मगर कभी कभी क्या है लोअर रैंक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हो जाते हैं. तो आगे में हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट वन. वेरियस डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज आर स्पेसिफाइड इन रूल 12. आप देखेंगे ऑफ द रूल्स, ये भी करेक्ट है. रूल 12 में रूल 12 बेसिकली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के ऊपर है. तो वेरियस डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज ऑनरेबल प्रेसिडेंट है, राइट. देन अपॉइंटिंग अथॉरिटीज है, ए कर दिया अपॉइंटिंग अथॉरिटीज. देन नेक्स्ट वन, अथॉरिटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल, अथॉरिटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल. नेक्स्ट वन, सपोज स्पेशल ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट, वो भी अथॉरिटी, वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होते हैं, ठीक है. तो चार है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल है, एंड बेसिकली अकॉर्डिंग टू द स्पेशल ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट, देन स्पेसिफिक अथॉरिटी प्ले द रोल ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ठीक है. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज होते हैं, हम आगे में डिस्कस करेंगे. जो रूल 12, अब देखिए क्लासिफिकेशन, कंट्रोल, अपील का रूल 12 देखिए, वहां पर क्लियरली मेंशन है. तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. देयर मे बी मोर देन वन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन. यस, एवरी ऑर्गेनाइजेशन में मोर देन वन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, क्योंकि आप देखेंगे जैसे मैं अभी एक कॉमन चीज बताया
कि बेसिकली जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होते हैं। तो डिफरेंट पोस्ट के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। पोस्ट जो है ना, पोस्ट के हिसाब से डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को डिफाइन किया जाता है। बेसिकली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है, दे आर हैविंग पावर टू इम्पोज एनी पेनाल्टीज, दे आर हैविंग पावर टू इम्पोज एनी पेनाल्टीज। वही जो रूल आप देखेंगे क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील का रूल 2G में बेसिकली इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को। तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज हैविंग पावर टू इम्पोज एनी पेनाल्टीज ओवर द चार्ज्ड ऑफिसर आफ्टर इट मीन्स कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। तो ये जो है तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। वही ये इनकरेक्ट पूछा है, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है मींस इसमें ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको यहां पर याद रखना है कि पोस्ट के हिसाब से डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को डिफाइन किया जाता है। रूल 12 में, जो क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील का रूल 12 में वेरियस डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज है, मैं अभी डिस्कस किया। वेरियस डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज आर ऑनरेबल प्रेसिडेंट, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, थर्ड वन अथॉरिटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल, फोर्थ वन authority play the role of disciplinary authority according to the specific order of the honorable president, ठीक है। एंड वो भी जो थर्ड स्टेटमेंट है, देयर में बी मोर देन वन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटीज होते हैं, और बेसिकली अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होते हैं, ठीक है। तो यहां पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज द आंसर, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट हमको चूज करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। द टर्म डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज डिफाइंड इन रूल डैश ऑफ द CCA रूल्स as the authority competent to impose on a government servant any of the penalties specified in rule 11। अभी मैं बताया था, आप देखेंगे क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स 1965 रूल 2 सबसेक्शन G में क्लियरली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को डिफाइन किया गया है, और वहां पर क्लियरली मेंशन है। जो रूल 11 में आप देखेंगे, रूल 11 जो है पेनाल्टीज है, ठीक है। माइनर पेनाल्टी, आप माइनर पेनाल्टी देखेंगे, सपोज माइनर पेनाल्टी MP में लिख दिया सब I to IV, इट मींस फर्स्ट 4 माइनर पेनाल्टीज है। दे नेक्स्ट 5th to 9, ठीक है, ये मेजर पेनाल्टीज है, ठीक है। आप देखेंगे तो जो फर्स्ट 4 है वो माइनर पेनल्टी जाता है, और नेक्स्ट जो 5 है, 5 जो इट मींस 5th to 9th जो होता है मेजर पेनल्टीज होता है। तो जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को डिफाइन किया गया है रूल 2, आप देखिए सबसेक्शन G में क्लियरली मेंशन है कि द अथॉरिटीज हैविंग पावर टू इंपोज एनी पेनल्टीज ओवर द गवर्नमेंट सर्वेंट अकॉर्डिंग टू द रूल 11। रूल 11 में पेनल्टीज के ऊपर एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। रूल 10 जो है, रूल 10 आप देखेंगे, रूल 10 जो है वो सस्पेंशन के ऊपर है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन हम यहां पर देखेंगे, यहां पर थोड़ा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को डिफाइन किया गया है। द टर्म डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज रिफर्स टू सच अथॉरिटीज हु हैव बीन एंट्रस्टेड विथ पावर्स टू इंपोज एनी पेनल्टी ऑन द एम्प्लॉइज। तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास पावर है, तो वो कोई भी पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं। इंक्वायरी कंडक्ट होगा, इंक्वायरी अथॉरिटी रिपोर्ट हैंडओवर करेगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उसको थॉरोली चेक करेगा, और फिर अल्टीमेटली डिसाइड होगा कि किस तरीके का पेनल्टी इंपोज होगा। तो इट इज द बेसिकली इम्पार्शियल पावर ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, कि कौन सा पेनल्टी इंपोज होगा वो डिसाइड करेंगे। और ये भी है, जब इंक्वायरी अथॉरिटी रिपोर्ट दे देते हैं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, तो जिस डेट में उनको रिपोर्ट मिल जाता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, तो 3 months के अंदर वो डिसीजन लेते हैं कि किस तरीके का पेनल्टी इंपोज होगा, ठीक है। इन रेस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस falling under the purview of CCA rules 1965,
द टर्म डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज डिफाइंड इन रूल 2 सबसेक्शन G of the CCA rules as the authority competent to impose on a government servant any of the penalties specified in rule 11। तो अभी मैं बताया वो कॉम्पिटेंट है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है कि कोई भी पेनल्टी वो गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर इंपोज कर सकता है। आफ्टर इंक्वायरी वो थोरोली एग्जामाइन करेंगे इंक्वायरी रिपोर्ट को, तब वो डिसाइड करेंगे किस तरीके का पेनल्टी इंपोज होगा। तो रूल 11 में पेनल्टीज के ऊपर है। नेक्स्ट, डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज डिफाइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द पोस्ट हेल्ड बाय द एम्प्लॉय। तो आपका पोस्ट जो है, आपका पोस्ट को देखकर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को डिफाइन किया जाता है। तो बेसिकली मैं बताया कि पोस्ट का, पर्टिकुलर पोस्ट का, स्पेसिफिक पोस्ट का जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वही डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है। ओके, कभी कभी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बिलो द रैंक ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ओके, समटाइम्स डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बिलो द रैंक ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी। इफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का रैंक लो हो जाता है, तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का रैंक लो मीन्स क्या है कि बेसिकली देयर रैंक इज बिलो द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो वही है, कभी बेसिकली अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होते हैं, बट इन समटाइम्स लोअर रैंक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज देयर। So lower rank disciplinary authority means their rank is below the appointing authority। तो उस केस में ये जो lower rank disciplinary authority होते हैं उनके पास ओनली माइनर पेनल्टी वो इंपोज कर सकते हैं। मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स वो करेंगे, जो भी प्रोसीडिंग्स है करेंगे, मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर यदि फाइनली ये डिसीजन आया कि चार्ज ऑफिसर के ऊपर मेजर पेनल्टी लगेगा तो वो इंपोज नहीं कर सकते। तो इमीडिएटली जो भी उनका पेपर है वो हैंड ओवर करेंगे अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को। ये लोअर रैंक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास पावर नहीं है कि वो मेजर पेनल्टी इंपोज करेंगे। मगर मेजर पेनल्टी, माइनर पेनल्टी केस में कोई प्रॉब्लम नहीं। लोअर रैंक अथॉरिटी, जो लोअर रैंक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी माइनर पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो माइनर पेनल्टी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर फाइनली डिसीजन होगा कि मेजर पेनल्टी लगेगा, तब वो मेजर पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकते। तब जो लोअर रैंक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो क्या करेगा, जितना पेपर्स है वो अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को हैंड ओवर करेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। वेरियस डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज आर स्पेसिफाइड इन रूल 12। आप देखेंगे क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील का रूल 12 में वेरियस डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज आर देयर। तो अभी हम आगे में डिस्कस करेंगे। अभी मैं बताया था वेरियस डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज। देयर में बी मोर देन वन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। एवरी ऑर्गेनाइजेशन में मोर देन वन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, क्योंकि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, कोई इंस्टीट्यूशन में जाइए, वहां पर मोर देन वन अपॉइंटिंग अथॉरिटीज आर देयर। मोर देन वन अपॉइंटिंग, सो मोर देन वन अपॉइंटिंग अथॉरिटीज मीन्स मोर देन वन डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज आर देयर। ठीक है, तो ये थोड़ा सेंटेंस को अच्छे से देख लीजिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अंडर सीसीए रूल्स 1965। यहां पर हम करेक्ट वो क्वेश्चन देखा है, व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट वन। ओनली करेक्ट स्टेटमेंट आप डिटेक्ट करेंगे। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज। ये करेक्ट है, 2 कैटेगरीज ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज। ठीक है, 2 कैटेगरीज के ऊपर मैं तो आगे में डिस्कस करूंगा। एक कैटेगरी है लोअर रैंक, ये है एक है लोअर रैंक डीए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। तो लोअर रैंक मींस देयर रैंक इज बिलो द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो ये ओनली माइनर पेनल्टी इंपोज करेंगे। एमपी कर दिया, ये ओनली माइनर पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं, प्रोसीडिंग करेंगे, मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग कर सकते हैं। मगर यदि फाइनली जब इंक्वायरी ऑफिसर इस तरीके का डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को रिपोर्ट दे दिया और उसमें फाइनल हो गया कि मेजर पेनल्टी इंपोज होगा, तो ये मेजर पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो रैंक है बिलो द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तो उनके पास पावर नहीं है मेजर पेनल्टी इंपोज करने का। मगर लोअर रैंक उनके पास है माइनर पेनल्टी, वो इंपोज कर सकते हैं, माइनर पेनल्टी इंपोज करेंगे विदाउट द कंसेंट ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। मगर मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग कर सकते हैं, जैसे जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होता है, प्रोसीडिंग एज यूजुअल होगा उनका अंडर में। मगर जब फाइनली
इंक्वायरी अथॉरिटी उनको रिपोर्ट दे दिया और फाइनल हो गया कि मेजर पेनल्टी इंपोज होगा चार्ज ऑफिसर के ऊपर, वो क्या करेंगे, इंपोज नहीं कर सकते, वो तब क्या करेंगे, पेपर्स को अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को हैंड ओवर करेंगे। ठीक है, तो एक है लोअर रैंक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो माइनर पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं, और एक जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है एनी पेनल्टीज इंपोज कर सकते हैं। तो एनी पेनल्टीज मींस एनी पेनल्टीज इंपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार का है, एक लोअर रैंक, ये जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है कि एनी ऑफिसर हुज रैंक इज हायर देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ये होते हैं। तो एक लोअर रैंक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ओनली माइनर पेनल्टी इंपोज करेंगे, उनके अंडर में प्रोसीडिंग्स होगा मगर मेजर पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकते। और एक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी बेसिकली हम लेते हैं, एनी पेनल्टीज इंपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट वन। सेकेंड स्टेटमेंट द अथॉरिटीज, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया, द अथॉरिटीज हु कैन इंपोज ओनली मेजर पेनल्टीज ऑन द एम्प्लॉइज। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है लोअर रैंक का, इसमें कर दिया लोअर रैंक, ये जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी लोअर रैंक का है ये ओनली माइनर पेनल्टीज इंपोज कर सकते हैं, और एक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है एनी पेनल्टीज इंपोज कर सकते हैं। जो मेजर पेनल्टी इंपोज करेगा वो तो सब एनी टाइप ऑफ पेनल्टी इंपोज कर सकता है, मगर ऐसा कुछ स्पेसिफिक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नहीं है ओनली मेजर पेनल्टी इंपोज करेगा। तो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है गलत है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट में क्रॉस कर दिया, वो गलत है। कोई ऐसा नहीं क्योंकि अथॉरिटी मेजर पेनल्टी इंपोज कर रहा है मींस वो माइनर पेनल्टी इंपोज करेगा, तो ओनली मेजर पेनल्टीज, ये गलत है। द अथॉरिटीज हु कैन इंपोज ओनली माइनर पेनल्टीज, अथॉरिटीज व्हिच कैन इंपोज ओनली माइनर पेनल्टीज, ये ठीक है क्योंकि जो लोअर रैंक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, मैं अभी बताया था, लोअर रैंक डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज है जिनका रैंक अपॉइंटिंग अथॉरिटी से कम है, वो सभी तरीका का डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, उनका अंडर में सभी तरीका का डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगा। ठीक है, मगर माइनर पेनल्टी जब इंपोज होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर सकते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, मगर जब मेजर पेनल्टी इंपोज का बात आएगा वो नहीं कर सकते, तब वो पेपर्स को, जो भी पेपर्स है वो हैंड ओवर करेंगे अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को। ठीक है, तो इसमें सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, तो करेक्ट दिया था ना, करेक्ट दिया था मींस फर्स्ट एंड थर्ड, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, काइंड्स ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज है, नॉर्मली देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज। फर्स्ट है द अथॉरिटीज हु कैन इंपोज ऑल पेनल्टीज, द अथॉरिटीज हु कैन इंपोज ऑल पेनल्टीज ऑन द एम्प्लॉइज। ठीक है, बेसिकली इनको हम अपॉइंटिंग अथॉरिटी बोलेंगे कि ये भी हो सकते हैं, सपोज जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगा हुज रैंक इज हायर देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ओके, यहां पर एक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगा कि रैंक ग्रेटर देन अपॉइंटिंग अथॉरिटी, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अथॉरिटीज हु कैन इंपोज ऑल पेनल्टीज, चाहे अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो कि जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का रैंक है इट इज हायर देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। और सेकेंड है द अथॉरिटीज हु कैन इंपोज ओनली माइनर पेनल्टीज, ये जो है ये जो इंपोज ओनली माइनर पेनल्टीज है ये लोअर रैंक डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज है। ओके, जिनका रैंक इज बिलो देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ओनली माइनर पेनल्टीज इंपोज करेंगे। ठीक है, सभी तरीका का प्रोसीडिंग करेंगे, माइनर पेनल्टी का बात आएगा उन कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो नीड टू टेक द कंसेंट ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, दे कैन इंपोज माइनर पेनल्टी ओवर द गवर्नमेंट सर्वेंट। बट जब मेजर पेनल्टी का बात आएगा, ठीक है, इंक्वायरी ऑफिसर हैंड ओवर द रिपोर्ट and then the lower rank disciplinary authority just go through it and finally decide that is major penalty would be imposed. So at that time तो वो major penalty impose नहीं कर सकते, so they hand over all the inquiry papers to the appropriate disciplinary authority. ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4, डैश प्रोवाइड्स दैट नो वन कैन बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस बाय एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द अथॉरिटी व्हिच अपॉइंटेड हिम। तो ये क्लियरली दिया है, एक आर्टिकल दिया है। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, मैं बार बार बताया, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो एक्चुअली उनके पास पावर है कि मेजर पेनल्टी इंपोज करेंगे, ठीक है। और मेजर पेनल्टी में आ जाता है डिसमिसल एंड रिमूवल, दो चीज आ जाता है कि ये बात आ जाता है कि डिसमिसल एंड रिमूवल, ठीक है, ये दोनों आ जाता है। तो यहां पर जो बात है कि ऐसा कुछ अथॉरिटी है जो बिलो द रैंक ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी, वो एक्चुअली किसको डिसमिस और रिमूव नहीं कर सकते। मैं अभी आपको डिस्कस किया कि लोअर रैंक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, दे आर हैविंग नो पावर, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू इम्पोज मेजर पेनल्टी, और जो डिसमिसल रिमूवल होता है वो मेजर पेनल्टी में आता है। तो ठीक है, तो ये कौन सा आर्टिकल में दे दिया कि डैश प्रोवाइड दैट नो वन कैन बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस बाय एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द अथॉरिटी व्हिच अपॉइंटेड हिम, ठीक है। तो ये आर्टिकल 311 क्लियरली मेंशन है, ठीक है। तो जो रिमूवल डिसमिसल का बात आएगा, तो ये जो बात आ जाएगा डिसमिस्ड और रिमूव्ड का बात आएगा, आइदर अपॉइंटिंग अथॉरिटी कर सकता है और अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी, ओके, हायर रैंक देन द अथॉरिटी रैंक हायर देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, अथॉरिटी रैंक इज हायर देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, कर सकते हैं, ठीक है। मगर जो अथॉरिटी का रैंक है बिलो अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो नहीं कर सकते, ठीक है, डिसमिसल रिमूवल नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास मेजर पेनल्टी पावर नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहां पर दे दिया रिलेशनशिप बिटवीन अपॉइंटिंग अथॉरिटी एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ये थोड़ा देख लीजिए। अपॉइंटिंग अथॉरिटीज आर एम्पावर्ड टू इंपोज मेजर पेनल्टीज, अभी मैं बताया था, क्योंकि बेसिकली अपॉइंटिंग अथॉरिटीज वही डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज होते हैं और उनके पास पावर है मेजर पेनल्टी वो इंपोज कर सकते हैं। तो आर्टिकल 311 वही बोला है कि आर्टिकल 311 ये बोला है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी कैन डिसमिस और रिमूव, ओके, कैन डिसमिस और इट मीन्स रिमूव द ऑफिसर, और एनी सपोज अथॉरिटी हायर रैंक देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ओके, उनका पावर है कि वो रिमूव कर सकते हैं और डिसमिसल कर सकते हैं, क्योंकि रिमूवल डिसमिसल मेजर पेनल्टी में आ जाता है। जो रिमूवल है कि डिसमिसल जो है वो मेजर पेनल्टी में आता है। तो किसके पास पावर है? अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास पावर है, और जो अथॉरिटी हुज रैंक इज हायर देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल 311 है ये क्लियरली मेंशन है कि प्रोवाइड्स दैट नो वन कैन बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस बाय एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द अथॉरिटी व्हिच अपॉइंटेड हिम। ऐसा कोई जो अथॉरिटी है उसका रैंक जो है लेस देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, वो उसके पास मेजर पेनल्टी पावर नहीं होता है, तो वो कोई भी इट मींस एम्प्लॉय को रिमूव और डिसमिस नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, इन फैक्ट अंडर मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस द पावर्स ऑफ फॉर इंपोजिंग मेजर पेनल्टीज आर जनरली इंटरेस्टेड टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटीज। मैं अभी बताया जो अपॉइंटिंग अथॉरिटीज है उसके पास पावर है मेजर पेनल्टी इंपोज करने के लिए, ठीक है। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटीज हैपन टू बी, तो अल्टीमेटली वही मैं बताया था कि बेसिकली जो अपॉइंटिंग अथॉरिटीज है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज है, ठीक है, उनके पास दे कैन इंपोज एनी टाइप ऑफ पेनल्टी। However, there may be other authorities who may be empowered only to impose minor penalties. हाँ, मैं अभी बताया था ये जो है जो लोअर रैंक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, ओके, वो ओनली माइनर पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं, वही दे दिया। सच अथॉरिटीज आर ऑफन रिफर्ड टू एज लोअर डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। उनका जो रैंक है वो बिलो द रैंक ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तो उनके पास पावर है कि वो ओनली माइनर पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं। कभी कभी क्या है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है, तो अभी लोअर रैंक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है और उनके अंडर में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है,
यदि माइनर पेनल्टी इंपोज होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे डू नॉट नीड एनी कंसेंट ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, दे कैन इंपोज माइनर पेनल्टी। मगर जब मेजर पेनल्टी का बात आएगा, मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स उनके अंडर में होगा, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगा, मगर फाइनली जब इंक्वायरी अथॉरिटी उनको रिपोर्ट दे दिया कि फाइनली डिसाइड होगा कि मेजर पेनल्टी इंपोज होगा चार्ज ऑफिसर के ऊपर, तब वो क्या करेंगे, वो नहीं ले सकते, वो मेजर पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकते। तब वो क्या करेंगे, जो भी इंक्वायरी पेपर से वो हैंड ओवर करेंगे अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को। ओके राइट, तो ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर सीसीए रूल्स 1965 where an employee has been actually appointed by an authority A higher than the empowered authority B to make such appointment as per the rules, then who would be the appointing authority? देखिए एक्चुअली यहां पर क्या है, ये रैंक देख लीजिए, यही है क्लियरली, ये हायर रैंक, ठीक है, अथॉरिटी है, ये लोअर रैंक है, मगर इस जो बी है ना, अथॉरिटी बी है, उस वो एक्चुअली उसके पास पावर है कि वो अपॉइंटमेंट दे सकता है, ठीक है, ये एक्चुअली उसके पास पावर है कि वो अपॉइंटमेंट दे सकता है, अथॉरिटी बी। मगर अभी क्या है, सपोज अथॉरिटी ए वो अपॉइंटमेंट देते हैं, तो अपॉइंटमेंट देते हैं मींस जो अपॉइंटमेंट देगा, मगर ये जो क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक अथॉरिटी ए है, एक अथॉरिटी बी है। एक्चुअली यहां पर जो अथॉरिटी ए का रैंक है वो हायर देन द अथॉरिटी बी, एंड अथॉरिटी बी हैज पावर टू गिव द अपॉइंटमेंट। ओके, अथॉरिटी बी का पावर है अपॉइंटमेंट देने के लिए, मगर यहां पर अथॉरिटी ए जो है, जो हायर रैंक है, वो अपॉइंटमेंट देते हैं। तो अल्टीमेटली हु वुड बी द अपॉइंटिंग अथॉरिटी? तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी वुड बी अथॉरिटी ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पावर है अथॉरिटी बी का, वो अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, द अथॉरिटी बी हैज पावर, अथॉरिटी बी इज द कॉम्पिटेंट टू give the appointment, but now it means the authority A whose rank is high than the authority B, now he is giving appointment, authority A is giving appointment, but the rank of the authority A is higher than the authority B। मगर जो अपॉइंटमेंट, याद रखना है, जो अपॉइंटमेंट दिया वही अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा। आप यहां पर मत मानिए कि जो अथॉरिटी बी है उसके पास तो पावर था अपॉइंटमेंट देने के लिए, मगर वो नहीं दे पाए, उनके ऊपर जो हायर ऑफिसर है वो अपॉइंटमेंट दे दिए, तो इस केस में हम क्या है, दोनों को अपॉइंटिंग अथॉरिटी बोल सकते हैं। ये नहीं है, जो ऑफिसर अपॉइंटमेंट दिया, ठीक है, उसी को ही हम अपॉइंटिंग अथॉरिटी मानेंगे। ठीक है, चाहे बी के पास, एक्चुअली अथॉरिटी बी के पास पावर है अपॉइंटमेंट देने के लिए, मगर वो नहीं दे पाए। एक्चुअली अपॉइंटमेंट कौन दे रहा है? हायर रैंक ऑफिसर। ओके, हायर रैंक ऑफिसर वो दे रहा है, हायर रैंक अथॉरिटी वो दे रहा है, तो वही अपॉइंटमेंट अथॉरिटी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन यहां पर और थोड़ा चीज देख लेंगे, हाउ टू डिसाइड द अपॉइंटिंग अथॉरिटी व्हेन ए पर्सन एक्वायर्स सेवरल अपॉइंटमेंट्स इन द कोर्स ऑफ हिज और हर कैरियर। तो आप देखेंगे अपॉइंटमेंट अथॉरिटी को डिफाइन किया गया है रूल 2 सबसेक्शन ए में। सीसीए रूल 2A lays down the procedure for determining the appointing authority in respect of a person. It must be borne in mind that appointing authority goes by factum and not by rule। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। एक्चुअली हम फैक्ट को जाएंगे, रूल को नहीं जाएंगे यहां पर। ठीक है, तो फैक्ट में एक्चुअली हम देखेंगे कौन अपॉइंटमेंट दे रहा है, जो अपॉइंटमेंट देगा उसी को हम अपॉइंटमेंट अथॉरिटी मानेंगे। ठीक है, जैसे अभी एक एग्जांपल दिया था कि ये है, ये जो अथॉरिटी बी के पास पावर है, बी के पास पावर है अपॉइंटमेंट देने के लिए, बी के पास पावर है अपॉइंटमेंट देने के लिए। ठीक है, मगर जो अथॉरिटी ए अभी अपॉइंटमेंट दे रहा है, एक्चुअल अपॉइंटमेंट गिवन बाय अथॉरिटी ए, मगर बी के पास पावर है अपॉइंटमेंट देने के लिए, मगर हायर रैंक ऑफिसर ए एक्चुअली इज प्रोवाइडिंग अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी हम किसको मानेंगे? ए को मानेंगे, क्योंकि वही अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, मगर बी के पास पावर है अपॉइंटमेंट देने के लिए। ठीक है, तो यहां पर हम रूल को नहीं, फैक्ट को देखेंगे। वही सेंटेंस, दैट इज टू से where an employee has been actually appointed by an authority higher than the one empowered to make such appointment as per the rules, the former shall be taken as the appointing authority in respect of such employee। अभी मैं बताया आपको क्लियरली कि ये हायर रैंक ऑफिसर है, ये लोअर रैंक ऑफिसर, बी ए है हायर रैंक ऑफिसर है, बी लोअर रैंक है, मगर बी के पास एक्चुअली
अपॉइंटिंग बी एक्चुअली अपॉइंटिंग अथॉरिटी होना चाहिए, बी एक्चुअली अपॉइंटमेंट देना चाहिए, ठीक है। मगर अभी अपॉइंटमेंट कौन दे रहा है? ए दे रहा है, और अथॉरिटी ए का जो रैंक है वो हायर देन द बी। तब हम इस केस में किसको अपॉइंटिंग अथॉरिटी मानेंगे? एक्चुअली हम ए को ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी मानेंगे, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। मगर बी के पास पावर है अपॉइंटमेंट देने के लिए, मगर वो नहीं दे रहे हैं। उनसे जो कंपेयर करेंगे, जो अथॉरिटी ए है वो हायर रैंक देन द अथॉरिटी बी। तो जो अल्टीमेटली जो अपॉइंटमेंट दे रहा है, सपोज हायर ऑफिसर अभी अपॉइंटमेंट दे रहा है, उसी को ही हम उस एम्प्लॉय, सपोज ये एम्प्लॉय एक्स को अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, तो एम्प्लॉय एक्स का अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होंगे? ए होंगे। मगर एक्चुअली अथॉरिटी बी का एक्चुअली पावर है, वो अपॉइंटमेंट दे सकता है एक्स को, मगर यहां पर नहीं दे रहे हैं, मगर यहां पर हायर रैंक ऑफिसर दे रहा है, तो हायर रैंक ऑफिसर ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा एम्प्लॉय एक्स का, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हु आर द डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज अंडर सीसीएस सीसीए रूल्स। आप देख लीजिए रूल 12, देख लीजिए रूल 12 है कि डिफरेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज आर देयर। एक है ऑनरेबल प्रेसिडेंट, में बताया था ऑनरेबल प्रेसिडेंट बेसिकली जो पोस्ट का अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं वही डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होते हैं। डिफरेंट पोस्ट का डिफरेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटीज है, तो वही अपॉइंटिंग अथॉरिटीज के पास पावर है, एनी पेनल्टी वो इंपोज कर सकते हैं, ठीक है। और एनी अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल, ठीक है, और एनी अन अथॉरिटी स्पेशली एम्पावर्ड बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट। ऑनरेबल प्रेसिडेंट एक स्पेशल उनके पास पावर है, वो एक ऑर्डर देते हैं कि ये अथॉरिटी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगा। तो ये चारों है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ द पोस्ट की अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल, कि द ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैज एम्पावर एन अथॉरिटी टू प्ले द रोल ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। तो ये चारों जो है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, इसको अच्छे से याद कीजिए, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। रूल 12 देख लीजिए, डिफरेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज दिया है, ठीक है, ये चार आ जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये रूल 12 देख लीजिए, रूल 12 ऑफ सीसीए रूल्स 1965, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ द पोस्ट, एन अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल, एन अथॉरिटी स्पेशली एम्पावर्ड बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट। ये चारों आ जाएंगे डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज, ओके। क्लियरली इट इज गिवन इन रूल 12 ऑफ सीसीए रूल्स 1965। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हम डिटेक्ट करेंगे। फर्स्ट वन, ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू इम्पोज एनी ऑफ द माइनर पेनल्टीज but not competent to impose any major penalty can initiate and process disciplinary proceedings against the government servant concerned for imposition of a major penalty। ये करेक्ट है। मजा बात क्या है, ये दे दिया डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू इम्पोज माइनर पेनल्टीज बट नॉट कॉम्पिटेंट टू इम्पोज एनी मेजर पेनल्टी। क्या वो प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं? डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके अंडर में इंक्वायरी चलेगा। ये लोअर रैंक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, उनके अंडर में इंक्वायरी चलेगा, उनके अंडर में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चलेगा, मगर उनके पास क्या पावर है? ओनली माइनर पेनल्टी वो इंपोज कर सकते हैं। दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू इंपोज मेजर पेनल्टी, बट प्रोसीडिंग्स आर गोइंग ऑन अंडर दिस डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। प्रोसीडिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, प्रोसीडिंग्स चलेगा, मगर अल्टीमेटली जब इंक्वायरी अथॉरिटी उनको रिपोर्ट दे देगा और रिपोर्ट को एनालाइज करने के बाद डिटेक्ट होगा कि मेजर पेनल्टी लगेगा, तब वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मेजर पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकते। तब वो क्या करेंगे, जो भी इंक्वायरी पेपर्स है वो अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को हैंड ओवर करेंगे। नहीं तो एक ऑनरेबल प्रेसिडेंट को अप्रोच किया जाएगा, वो एक एडहॉक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को चूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लोअर रैंक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है। जो चार्ज ऑफिसर है, जो चार्ज ऑफिसर जिसके ऊपर चार्ज लगा है, जिसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है, उसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी ये नहीं है। इनका जो रैंक है, ये जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का रैंक है बिलो द रैंक ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ द रेस्पेक्टिव चार्ज ऑफिसर।
तो इस केस में उनके पास माइनर पेनल्टी इंपोज करने के लिए है, मगर प्रोसीडिंग्स चलेगा उनका अंडर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मेजर पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकते, मगर मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स उनका अंडर में चलेगा। ठीक है, ये सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू इंपोज एनी ऑफ द माइनर पेनल्टीज बट नॉट कॉम्पिटेंट टू इंपोज एनी मेजर पेनल्टी कैन नॉट इनिशिएट एंड प्रोसेस डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट कंसर्न फॉर इंपोजिशन ऑफ ए मेजर पेनल्टी। ये गलत है कि मेजर पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकते, मगर मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स होगा उनके अंडर में प्रोसीडिंग्स होगा। जब प्रोसीडिंग्स चलता है वहां पर तो क्लियर नहीं है कि माइनर पेनल्टी लगेगा कि मेजर पेनल्टी लगेगा। ठीक है, प्रोसीडिंग्स होगा। जो मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स चल रहा है, रूल 14 जो सीसीए रूल्स, बेसिकली आप देख लीजिए, रूल 14 मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग से प्रोसीडिंग चलेगा, मगर जब बात आएगी कि मेजर पेनल्टी इंपोज होगा वो नहीं लगा सकते। तब वो सभी इंक्वायरी पेपर हैंड ओवर करेंगे अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को। सपोज ऐसा अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नहीं है तो वहां पर वो अप्रोच किया जाएगा ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, वो एक एड हॉक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को चूज करेंगे। ठीक है, और वो फिर पेपर को एनालाइज करके मेजर पेनल्टी इंपोज करेंगे। और सेकंड स्टेटमेंट गलत है कि माइनर पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं, मगर वो उनका अंडर मेजर पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकते कि वो कोई मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स उनका अंडर में नहीं होगा। ये गलत है। मेजर पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकते, मगर मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स उनका अंडर में होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। Where the order of suspension is made by an authority lower than the appointing authority, such authority shall forthwith report to the appointing authority the circumstances in which the order was made। ये करेक्ट है। देखिए, जब लोअर रैंक अथॉरिटी जब वो जैसे यहां पर क्लियरली दे दिया, सस्पेंशन ऑर्डर दे दिए, मगर वो लोअर रैंक है, एक्चुअली वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है। उनका जो रैंक है, अथॉरिटी का रैंक है बिलो द रैंक ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी। क्या वो सस्पेंशन ऑर्डर दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते हैं सस्पेंशन ऑर्डर, मगर वो क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे अपॉइंटिंग अथॉरिटी को कि ये सर्कमस्टांसेस के वजह से ये एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया गया। मगर वो एक्चुअली क्या है, लोअर रैंक है, वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है। ये अथॉरिटी का जो रैंक है लोअर देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। क्या वो सस्पेंड कर सकते हैं? सस्पेंड कर सकते हैं, मगर जिस सर्कमस्टांसेस में वो सस्पेंड किया, वो एक्चुअली इसको वो रिपोर्ट करेंगे अपॉइंटिंग अथॉरिटी को कि ये सर्कमस्टांसेस था, ये इंसिडेंट था, तो मैं सस्पेंड किया। मगर दे मस्ट, लोअर रैंक अथॉरिटी मस्ट रिपोर्ट टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो ये क्लियर हो गया। तो इनकरेक्ट ओनली जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑफिसर who has been specified by special order of the president to as ad hoc disciplinary authority। मैं बताया था ad hoc disciplinary authority कब ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं कि ad hoc disciplinary authority। ये याद रखिए कि जो where the prescribed disciplinary authority is the complainant, यदि जो अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो कंप्लेन किया है, वो कंप्लेनेंट है, तो वो कंप्लेनेंट है तो उनको तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, जो अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो कंप्लेनेंट है, तो उनको तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बनाया नहीं जा सकता। तो उस केस में एक एड हॉक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अपॉइंट करेंगे ऑनरेबल प्रेसिडेंट। और एक ऑप्शन है वेयर द प्रेस्क्राइब्ड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज द मैटेरियल विटनेस। जो अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, आप मान लीजिए आप पर्टिकुलर पोस्ट का अपॉइंटिंग अथॉरिटी, वो मैटेरियल विटनेस है, वो एक विटनेस है, तो उनको कैसे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी माना जाएगा? तो उस केस में एड हॉक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को अपॉइंट किया जाएगा। ये भी ठीक है। और एक सर्कमस्टांस दिया वेयर द प्रेस्क्राइब्ड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज डायरेक्टली कंसर्न विद द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। डायरेक्टली कंसर्न्ड, यदि जो अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो डायरेक्टली उनका लिंक है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग से, तो उनको कैसे हम वो इस केस में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मानेंगे? तो उस केस में एड हॉक डिसिप्लिनरी, तो ये तीनों केस में एड हॉक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप याद रखिए, सपोज द अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज द कंप्लेनेंट, अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज द मैटेरियल एविडेंस by मैटेरियल विटनेस, और अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैज डायरेक्ट लिंक विद द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, हैज डायरेक्टली लिंक, क्योंकि उनके पास कुछ मैटेरियल एविडेंस है
कि वो विटनेस है, कि वो कंप्लेनेंट है, तो उस केस में जो अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उनको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हम नहीं मानेंगे। उस केस में एक एडहॉक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, और एडहॉक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को कौन अपॉइंटमेंट करेंगे? ऑनरेबल प्रेसिडेंट करेंगे। तो यहां पर जो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपेंस टू द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्टेड बाय ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ए in respect of a government servant when the latter is transferred to the jurisdiction of another disciplinary authority even though the said government servant continues to be in the same service। सपोज यहां पर एक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी चल रहा है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रहा है, स्टार्टेड बाय ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ए, स्टार्टेड बाय ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ए इन रेस्पेक्ट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, मगर उसका ट्रांसफर हो गया और एक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होने के बाद डिसिप्लिनरी अथॉरिटी चेंज हो गया। पहला डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ए था, अभी ट्रांसफर होने के बाद डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बी है। तो यहां पर मगर सेम सर्विस में है, सर्विस सेम सर्विस में है, ओनली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी चेंज हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कुछ स्टेटमेंट्स, करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करेंगे। इट इज नेसेसरी फॉर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बी टू स्टार्ट डी नोवो प्रोसीडिंग्स by framing and delivering fresh articles of charges। de novo means new proceeding। क्या ये पहले वो सेम सर्विस में है, वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ए के अंडर में था, ट्रांसफर होने के बाद डिसिप्लिनरी अथॉरिटी चेंज हो गया, उसका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बी हो गया। तो इस केस में जब भी अब वो किसके अंडर है? प्रेजेंट में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बी के अंडर में है। क्या वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बी वो न्यू प्रोसीडिंग करेगा? डी नोवो मींस पूरा एकदम नया प्रोसीडिंग होगा, तो नया नहीं होगा, ये गलत है, क्योंकि सेम सर्विस में है, ओनली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी चेंज हुआ। तो यहां पर क्या होगा? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के अंडर में, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बी के अंडर में है, ठीक है, ट्रांसफर होने के बाद। तो इस केस में जहां पर एक्चुअली जितना तक इंक्वायरी हुआ था डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ए के अंडर, तो उसी से कंटिन्यू होगा। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी न्यू प्रोसीडिंग नहीं करेंगे, उसी से कंटिन्यू करेंगे। जहां पर इट मींस जब एम्प्लॉय का ट्रांसफर हुआ, कितना इंक्वायरी हुआ था, इट मींस डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ए के अंडर में, वहां से ही कंटिन्यू होगा। वो डी नोवो प्रोसीडिंग नहीं, डी नोवो मींस पूरा न्यू प्रोसीडिंग होगा, ऐसे नहीं है, क्योंकि सेम सर्विस में है, न्यू प्रोसीडिंग नहीं होगा। जहां पर इंक्वायरी बंद था वहां से ही शुरू होगा। ठीक है, तो इट इज नेसेसरी फॉर, ये गलत है, इट इज नॉट नेसेसरी यहां पर दे दिया, फॉर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बी टू स्टार्ट डी नोवो प्रोसीडिंग्स बाय फ्रेमिंग एंड डिलीवरिंग फ्रेश आर्टिकल्स ऑफ चार्ज। तो ये करेक्ट है, इट इज नॉट नेसेसरी, कोई जरूरत नहीं है कि न्यू प्रोसीडिंग्स फिर अथॉरिटी बी करेगा, क्योंकि सेम सर्विस है, ओनली ट्रांसफर होने के बाद डिसिप्लिनरी अथॉरिटी चेंज हो गया, तो इसमें न्यू प्रोसीडिंग का कोई जरूरत नहीं है। जहां पर इंक्वायरी बंद था वहां से ही कंटिन्यू करेगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बी। ठीक है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट वन, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बी कैन कैरी ऑन विद द, क्या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बी कैन कैरी ऑन with the inquiry proceedings at the point where the transfer of the accused officer was effected। yes, जब ट्रांसफर इफेक्ट हो गया, वो भी ट्रांसफर होकर किसका अंडर में आ गया? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बी के अंडर में आ गया। तो जितना इंक्वायरी हुआ था अंडर ए में, वहां से ही कंटिन्यू करेगा अथॉरिटी बी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, कोई न्यू प्रोसीडिंग का जरूरत नहीं है। तो करेक्ट पूछा है मींस 2 3 बोथ आर करेक्ट वन, बोथ 2 and 3। ठीक है, मगर यहां पर सेम सर्विस में दे दिया, सेम सर्विस। सपोज सर्विस चेंज हो जाता है, सपोज एक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ए है और अभी ट्रांसफर हो गया, अभी ट्रांसफर होकर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बी के पास आ गया, मगर सर्विस चेंज हो गया, सर्विस चेंज हो गया। इस केस में क्या होगा? सर्विस चेंज हो गया मींस इसमें क्या होगा? अभी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बी क्या करेगा? ये तो सर्विस, पूरा सर्विस मींस न्यू डिपार्टमेंट हो गया, सर्विस चेंज मींस न्यू डिपार्टमेंट हो गया, सेम डिपार्टमेंट में नहीं है। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बी है, जो न्यू डिपार्टमेंट का, वो कंसल्ट करेगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ए है वो अभी कंसल्ट करेगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बी के साथ कंसल्ट करेगा। ठीक है, कंसल्टेशन के बाद जो भी डिसीजन होगा। ठीक है, मगर सेम सर्विस में है, सेम सर्विस में है, तो जहां पर इंक्वायरी बंद था वहां से कंटिन्यू होगा।
न्यू डी नोवो प्रोसीडिंग्स मींस पूरा न्यू प्रोसीडिंग्स नहीं होगा। मगर यहां पर क्या है, यदि सर्विस चेंज हो जाता है, यदि डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है, तो ये जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बी है वो न्यू डिपार्टमेंट का है, तो उस केस में क्या होगा ना, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ए कंसल्ट करेगा किसके साथ, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बी के साथ। ठीक है, कंसल्ट करने के बाद सपोज ये डिसाइड होगा कि नहीं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बी क्या करेगा, न्यू प्रोसीडिंग करेगा, तो होगा। यदि वहां पर कंसल्ट होने के बाद ये होगा कि नहीं न्यू प्रोसीडिंग नहीं होगा, जहां से इंक्वायरी था वहां से कंटिन्यू होगा, तो वो डिसाइड करेंगे। मगर 100% डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ए कंसल्ट करेगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बी के साथ। ठीक है, मगर सेम सर्विस में है, सेम डिपार्टमेंट में है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी चेंज हो जाते हैं, तो उस केस में कोई कंसल्टेशन का जरूरत नहीं है, जहां पर इंक्वायरी बंद था वहां से ही कंटिन्यू होगा, कोई न्यू प्रोसीडिंग्स नहीं होगा। मगर जब डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है तब न्यू प्रोसीडिंग का, डी नोवो प्रोसीडिंग का संभावना है। ठीक है, क्योंकि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो पुराना डिपार्टमेंट है, फॉर्मर डिपार्टमेंट है, वो न्यू डिपार्टमेंट का डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के साथ कंसल्ट करेगा और वो दोनों डिसाइड करेंगे क्या न्यू प्रोसीडिंग होगा कि ना जहां पर इंक्वायरी बंद था वहां से कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो यहां पर जो है बोथ 2 और 3 करेक्ट वन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन यहां पर थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। रूल 13 में द प्रेसिडेंट और एनी अदर अथॉरिटी एम्पावर्ड बाय हिम बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, तो अभी मैं बताया था ऑनरेबल प्रेसिडेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हो सकते हैं और स्पेशल ऑर्डर भी देते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्पेशल ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट द स्पेसिफिक अथॉरिटी विल प्ले द रोल ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ठीक है, और कभी कभी क्या है एडहॉक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ठीक है, एडहॉक कब होगा अभी तो मैं बताया, जैसे अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कंप्लेनेंट है कि मैटेरियल एविडेंस उसके साथ है कि डायरेक्ट लिंक है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में, तो अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कभी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रोल प्ले नहीं करेगा, वहां पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट को अप्रोच किया जाएगा और वो एक एडहॉक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को चूज करेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि ये होता है जो लोअर रैंक, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोअर रैंक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो उनके अंडर में सभी प्रोसीडिंग्स होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोसीडिंग्स होगा। ओके, मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स में लिख दिया, मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स होगा, ये मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स होगा, कर सकते हैं लोअर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, मगर मेजर पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकते। और जब सपोज लोअर रैंक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अभी मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, जो रूल 14 में है उसको फॉलो करके अभी मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स हो रहा है, इंक्वायरी ऑफिसर रिपोर्ट दे दिया और इंक्वायरी अथॉरिटी का जो इंक्वायरी ऑफिसर का रिपोर्ट को एनालाइज करने के बाद डिटेक्ट हुआ कि चार्ज ऑफिसर के ऊपर मेजर पेनल्टी इंपोज होगा, तो ये तो लोअर रैंक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी तो मेजर पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकता। तो उस केस में क्या होगा, अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को जो भी इंक्वायरी पेपर है हैंड ओवर किया जाएगा। तो जो लोअर रैंक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को इंक्वायरी पेपर्स को हैंड ओवर करेगा। तो वो अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन होगा, तो वहां पर भी ऑनरेबल प्रेसिडेंट भी चूज कर सकते हैं एक एडहॉक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जिसके पास पावर है कि एनी पेनल्टीज इंपोज कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा दे दिया। देखिए, तो भाई ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू अंडर द सीसीएससीसी रूल्स टू इंपोज एनी ऑफ द पेनल्टीज स्पेसिफाइड इन कॉजेस, ये मेजर माइनर पेनल्टी, ये जो है ना माइनर पेनल्टी, तो इट मींस माइनर जो अथॉरिटी है ना लोअर रैंक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, उसके पास पावर है कि जो फर्स्ट 4 पेनल्टी है माइनर पेनल्टी इंपोज कर सकता है। देयर इज नो नीड टू कंसल्ट विथ एक्चुअली अपॉइंटिंग अथॉरिटी of Rule 11 may institute disciplinary proceedings against any government servant for the imposition of any of the penalties specified in causes, ये जो है ना मेजर पेनल्टी, तो इट मींस मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग कर सकता है। जो लोअर रैंक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मेजर पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकता। थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना है, मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स होगा। जो रूल 14 में जो रूल्स है, जो मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स का जो पैरामीटर्स है, जो गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से लोअर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के अंडर में वो प्रोसीडिंग्स होगा। इंक्वायरी अथॉरिटी अपॉइंटमेंट होगा, इंक्वायरी ऑफिसर इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी रिपोर्ट वो देगा लोअर रैंक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को। मगर जब बात आएगा मेजर पेनल्टी का, वो मेजर पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकता, तब वो
अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास जाएगा। यदि वहां पर जो चार्ज ऑफिसर के चार्ज लगा है उसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी अभी नहीं है, तब वो मैटर जाएगा ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास। ऑनरेबल प्रेसिडेंट वहां पर एक एडहॉक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अपॉइंट करेंगे जिसके पास पावर है, एनी पेनल्टी वो इंपोज कर सकता है। ठीक है, मगर ये मत मानना कि जो लोअर रैंक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है ओनली माइनर पेनल्टी इंपोज कर सकता है, वो मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स कर सकता है। वो इंक्वायरी अथॉरिटी को, इंक्वायरी ऑफिसर को अपॉइंटमेंट देगा, वो प्रेजेंटिंग ऑफिसर को अपॉइंटमेंट देगा, वो बोलेगा कि चार्ज ऑफिसर को आप डिफेंस असिस्टेंट को अपॉइंटमेंट करो, इंक्वायरी एज यूजुअल होगा। इंक्वायरी रिपोर्ट भी जाएगा लोअर रैंक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास। वो एनालाइज करने के बाद यदि मेजर पेनल्टी इंपोज का बात आएगा तब वो मेजर पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकते। तब उस केस में जो भी इंक्वायरी पेपर है वो हैंड ओवर किया जाएगा एक अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को। यदि वहां पर अपॉइंटमेंट अथॉरिटी नहीं है, जो पर्टिकुलर चार्ज ऑफिसर है उसका अपॉइंटमेंट अथॉरिटी नहीं है, तब वो मैटर जाएगा ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास। वहां पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट एक एडहॉक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को चूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, अंडर व्हिच रूल ऑफ सीसीए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इश्यू ऑफ चार्जशीट वेयर नेसेसरी। डिसिप्लिन, आप तो जानते हो कि चार्जशीट का बात आता है बेसिकली रूल 14 में है। ये मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स के ऊपर है, मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स के ऊपर है। ठीक है, जो गाइडलाइंस है, जो पैरामीटर से दिया गया है, तो उसमें कौन सा रूल 14 का सबसेक्शन है जहां पर चार्ज ऑफिसर को चार्जशीट दिया जाएगा, इश्यू ऑफ चार्जशीट। तो आप देख लीजिए रूल 14 सबसेक्शन 3 देख लीजिए आप। रूल 14 सबसेक्शन 3 में वहां पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी चार्जशीट इश्यू करता है चार्ज ऑफिसर को। ठीक है, तो जो चार्जशीट इश्यू होगा वो जो चार्ज ऑफिसर है विद इन 15 डेज वो जब रिसीव करेगा चार्जशीट को, तो वो विद इन 15 डेज उसका जवाब देगा। ठीक है, और ये एक्सटेंड हो सकता है अप टू 45 डेज मगर विथ ऑथेंटिक रीजन। ओके, विद इन 45 डेज नॉर्मली वो जवाब देगा, नहीं देता है तो रीजन देगा कि इस सर्कमस्टांसेस में मैं जवाब नहीं दे पाया, वो एक्सटेंड होकर 45 डेज को जा सकता है। ठीक है, तो आगे में बहुत कुछ चीज डिस्कस करेंगे। आज जो टॉपिक था ओनली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के ऊपर था, तो मैं बहुत अच्छे से उसको डिस्कस किया। तो सो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल एंड लाइक माय चैनल, and you join my telegram channel. And if anything suppose in video, suppose you think that any it means I discuss any wrong thing, please forgive me, because always I try my best and I am a human being, and sometimes actually it means fault is there, so please forgive me, ये हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो thank you, namaskar to all of you again, just wait for my next video.